मॉर्निंग, माई सेल्फ विकास यादव फ्रॉम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट जो आपका डी फार्मा का टॉपिक है फार्माकोलॉजी। एक फार्माकोलॉजी का ओवरव्यू है, उसका इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसके बारे में हल्का सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फार्माकोलॉजी बेसिकली फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका फार्मेसी के लोग भी पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस भी पढ़ाया जाता है, एमबीबीएस भी पढ़ते हैं। लेकिन हम जो यहाँ डिस्कशन करेंगे डी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली जो डिप्लोमा फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ डिस्कशन करेंगे अभी फिलहाल। तो फार्माकोलॉजी, व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी एक तरीके से आपका स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो शब्द है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकॉन प्लस लॉगोस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लॉगोस का मतलब टू नो, उस ड्रग के बारे में जानना। स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। व्हाट इज ड्रग? बात आती है व्हाट इज ड्रग। ड्रग क्या है? एनी केमिकल सब्सटेंस, वो सिंथेटिक हो, नेचुरली हमारी बॉडी में बन रहा हो, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए थेरेप्यूटिक उसका एक बेनिफिट है, दैट इज नोन एज, जो हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट डालता हो, दैट इज नोन एज ड्रग। कोई भी केमिकल सब्सटेंस आइदर सिंथेटिक या जो हमारी बॉडी में इंडिजिनस बन रहा हो, दोनों, या नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी की सेल पे कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट डालता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रग। तो याद रखिए, व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकॉन प्लस लॉगोस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, लॉगोस का मतलब टू नो, मीन्स टू नो अबाउट ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। अब फिर आता है व्हाट इज ड्रग? ड्रग का मतलब क्या? एनी केमिकल सब्सटेंस आइदर नेचुरली ओरिजिन, सिंथेटिक या ह्यूमन बॉडी के अंदर बन रहा हो, जो कि हमारी बॉडी पे कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट डालता हो, दैट इज नोन एज ड्रग। अब उसमें आपके विटामिन, हार्मोन सब ये ड्रग के अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे। फिर जब हम फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी में दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। एक तो इस ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है, बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्या है ड्रग का, और दूसरा उस दवा का साइड इफेक्ट क्या है। क्योंकि हर किसी सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे ही हर किसी ड्रग के दो पहलू, कुछ इसकी इफेक्टिव, कुछ इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी है और कुछ उसके साइड इफेक्ट भी है। तो दोनों की स्टडी इन फार्माकोलॉजी। इसमें हम डिस्कस करेंगे उसका मोड ऑफ एक्शन, फिर उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है, उसकी डोजेस कितनी बेनिफिशियल होंगी, किस डोजेस में वो टॉक्सिक हो जाएगा, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सारे की सारी स्टडी हम करते हैं फार्माकोलॉजी में। फिर जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ों पे खास ध्यान देना होता है। एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स, और दूसरा होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ये क्या चीज है? फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या? ड्रग हमारी बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स देती है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं?
pharmacodynamics. Means effect of drug on the body is known as pharmacodynamics. And what is the pharmacokinetics? Effect of body on drug is known as pharmacokinetics. Means drug ने हमारी बॉडी के साथ क्या किया, उसकी स्टडी को फार्माकोडायनेमिक्स, और हमारी बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या किया, उसकी स्टडी को फार्माकोकाइनेटिक्स. It means pharmacodynamics is the study of effect of drug on body. जब हम इसकी स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में, तो हम देखते हैं वो किस, जो हमारी ड्रग है वो किस रिसेप्टर से बाइंड कर रही है, उस रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो क्या केमिकल रिस्पॉन्स दे रही है. मीन्स एक तरीके से ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग, फिर उसका रिस्पॉन्स क्या है, क्या वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रही है. ठीक है, इन सारी की स्टडी हम किसमें करेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स. और फार्माकोकाइनेटिक्स ये हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स. इसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं किस पे, एडीएमई. एडीएमई फॉर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. अब ये सब चीजें हैं क्या, अगेन में फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी. इसमें हम देखेंगे कि जब ड्रग हमारी बॉडी में गई तो वो किस रिसेप्टर से बाइंड की, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद उसने वहाँ पे कौन से सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुए, उन्होंने क्या रिस्पांस दिया. मीन्स हमारी जो दवा है वो हमारे शरीर पे किस किस तरीके से कैसा कैसा इफेक्ट डालती है, उसकी स्टडी इन फार्माकोडायनेमिक्स. ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग, फिर उसका क्या रिस्पांस आ रहा है. फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग. जब हमने दवा लिया तो दवा, हमारी बॉडी उस दवा के साथ क्या कर रही है. भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई दवा खाया तो वो हमेशा आजीवन के लिए आपके शरीर में मौजूद रहेगी. जाएगी आपकी बॉडी में, अपना काम करेगी, काम करने के बाद फिर उस दवा को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा. ये चीज़ें होती हैं. अगर ये चीज़ें ना हो तो शायद वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाए, क्योंकि दवा एक बार बॉडी के अंदर जाएगी, अपना रिस्पॉन्स शो करेगी, रिस्पॉन्स शो करने के बाद उसको इलिमिनेट कर दिया जाएगा बॉडी के बाहर. ये चीज़ें जरूरी हैं. तो हमारी बॉडी किस तरीके से क्या क्या एक्शन उस दवा पे करती है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स. इसमें हम पढ़ते हैं क्या, एडीएमई. एडीएमई फॉर ए फॉर एब्जॉर्प्शन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रीशन. मीन्स क्या, पहले दवा क्या होगी आपकी बॉडी में, एब्जॉर्ब होगी, फिर वो दवा थ्रू आउट द बॉडी जो वेरियस सेगमेंट से वेरियस, हम लोग आगे पढ़ेंगे वेरियस कंपार्टमेंट मॉडलिंग, 2 कंपार्टमेंट मॉडलिंग, 3 कंपार्टमेंट मॉडलिंग, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स में लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएंगी. तो हमारी दवा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस किस पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको हम किस में, डिस्ट्रीब्यूशन. फिर मेटाबॉलिज्म. जाहिर सी बात है जब भी कोई दवा हमारी बॉडी में जाती है तो अपना एक्शन देने के बाद फिर लिवर में उसकी टूट फूट की जाती है. लिवर में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनकी एक प्रोसेसिंग, जो भी चीज़ हम खाते हैं पीते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनकी प्रोसेसिंग लिवर में होती है, उनकी प्रोसेसिंग लिवर में होती है. मेटाबॉलिज्म, वहाँ कुछ टूट फूट. फिर फाइनली एक्सक्रीशन, फिर उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, किडनी के रास्ते फिल्टर करके, यूरिन के रास्ते बाहर, या फीका के रास्ते बाहर, जो भी मेथड्स. तो यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, these are the various pharmacokinetic parameters. अब
स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का स्कोप कहाँ कहाँ है? ऐसी दवाएं जो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालते हैं उनकी स्टडी इन न्यूरोफार्माकोलॉजी, न्यूरोफार्माकोलॉजी। इम्यून सिस्टम पे ड्रग्स का क्या इफेक्ट है उसकी स्टडी इम्यूनोफार्माकोलॉजी, इम्यूनोफार्माकोलॉजी। ऐसे हर किसी सिस्टम पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, किडनी पे क्या इफेक्ट है, लिवर पे क्या इफेक्ट, उसके रिगार्डिंग उसको तमाम पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही आपका दवाओं का आपकी मेंटेलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी कई जो साइकियाट्री की दवाएं हैं, साइकियाट्री या मैनिक पेशेंट या पागलपन के या डिप्रेशन के पेशेंट में कई जो दवाएं यूज की जाती हैं उनका आपकी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी क्या, साइकोफार्माकोलॉजी, साइकोफार्माकोलॉजी। तो ये सारी की सारी हम लोग स्टडी करते हैं। ये कुछ वेरियस है। ऐसे ही आपका फार्माकोविजिलेंस, अब ये क्या है, फार्माकोविजिलेंस क्या है? विजिलेंस का मतलब क्या है, जानकारी, विजिलेंस खुफिया जानकारी, फार्माकोविजिलेंस। ये फार्माकोविजिलेंस क्या है? फार्माकोविजिलेंस बेसिकली एक तरीके से फार्माकोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी दवा का डिस्कवरी होने का एक पूरा एक प्रोसेस, किस तरीके से दवा को डिस्कवर किया जाता है, क्या क्या मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है, उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें एक स्टेज आता है क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, आजकल क्लिनिकल ट्रायल की बहुत बातें चल रही हैं। क्लिनिकल ट्रायल कैसे, कितना, जो भी उसके पार्ट्स, उसकी स्टडी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं शेड्यूल वाई, जो आपके तमाम शेड्यूल बने हुए हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, उसमें से जो शेड्यूल वाई है उसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं अबाउट क्लिनिकल ट्रायल। तो कोई भी दवा, क्लिनिकल ट्रायल क्या, क्लिनिकल ट्रायल एक स्टेप ड्रग डिस्कवरी का। तो ड्रग डिस्कवर होने के बाद जब मार्केट में आ जाती है, तो मार्केट में आने के बाद भी उसको सर्विलांस किया जाता है लंबे समय तक, क्योंकि बहुत सी दवाएं ऐसी देखी गई हैं जिनके इफेक्ट, साइड इफेक्ट काफी लंबे समय तक यूज होने के बाद पता चलते हैं। अब इसका कहने का क्या मतलब हुआ, बेसिकली 1950 के नियर अबाउट फीमेल में कैंसर की एक दवा दी जाती थी थैलिडोमाइड। फीमेल में कैंसर की एक दवा दी जाती थी थैलिडोमाइड 1950 के आसपास। तो उस समय उस दवा का काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ, लेकिन बाद में देखा गया कि जिन वीमेन में थैलिडोमाइड दवा का लंबे समय तक यूज किया गया, उनके जो बच्चे हुए, उन बच्चों में जो हाथ पैर थे वो जैसे सील के फ्लिपर होते हैं, तो सील मछली होती है, सील के फ्लिपर चप्पू जैसे, उस टाइप के हाथ पैर। तो वो क्यों, क्योंकि जिनमें थैलिडोमाइड का लंबे समय तक यूज किया गया था उसका वो एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था जो लंबे समय बाद सामने आया, काफ़ी लंबे समय बाद सामने आया। तो वहीं से फिर ये विचारधारा आई किसकी, फार्माकोविजिलेंस की, मतलब दवा मार्केट में आने के बाद भी उसको उसकी जांच पड़ताल की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वो साइड इफेक्ट दे रही है, वो जो साइड इफेक्ट जो पहले तो सामने नहीं आया लेकिन काफ़ी लंबे समय तक यूज करने के बाद कुछ साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। तो उन सबकी स्टडी फार्माकोविजिलेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि दवा मार्केट में आने के बाद लंबे समय तक यूज करने के बाद इम्यून सिस्टम को डाउन कर दे रही है, किडनी को खराब कर दे रही है, लिवर को खराब कर दे रही है, कुछ ऐसे रिस्पॉन्स जो भी आते हैं। तो उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे इन फार्माकोविजिलेंस। मैंने आपको बताया क्या, जो थैलिडोमाइड दवा थी वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए फीमेल में, सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए फीमेल में दिया था, तो 1950 के आसपास, 50-60 के आसपास। तो
जिनमें ये दिया गया बाद में जब वो महिलाएं माँ बनी तो उनके बच्चों में जो हाथ पैर थे वो कैसे सील के जो फ्लिपर्स होते हैं, चप्पू डैने, जिससे वो आगे उस टाइप की, तो वहीं से वो एक डिफॉर्मिटी डेवलप होगी बच्चों में। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया किसका, फार्माकोविजिलेंस का, कि दवा मार्केट में आने के बाद भी उस दवा का क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, उनकी कॉन्टिन्यूअस स्टडी करना, इसमें फार्माकोविजिलेंस। और क्या आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, पोसोलॉजी। ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पोसोलॉजी में इसमें क्या है कि मान लिया कोई किडनी का पेशेंट है, कोई लिवर का पेशेंट है, ऑलरेडी किसी को कोई दिक्कत पहले से है, उस कंडीशन में हम दवा की कितनी डोज देंगे, कैसे डोज एडजस्टमेंट करेंगे, उन सबको हम किसमें, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, पोसोलॉजी, डोज एडजस्टमेंट, ये सब इसमें आता है। फिर आपका आता है फार्माकोजिनोमिक्स। फार्माकोजिनोमिक्स ये क्या होता है? फार्माकोजिनोमिक्स का मतलब ये कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं ड्रग डेवलपमेंट में, उसे हम स्टडी करते हैं इन फार्माकोजिनोमिक्स। मींस यूज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ ड्रग डेवलपमेंट इज नोन एज फार्माकोजिनोमिक्स। अब इसी के साथ साथ एक टॉपिक और आता है क्या, टॉक्सिकोलॉजी। ये टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी का मतलब ये है कि कोई भी ड्रग या कोई भी केमिकल एजेंट, उसकी कितनी डोज या वो किस डोजिंग में हमारे लिए टॉक्सिक, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। मींस बेसिकली हम फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में डिफरेंस क्या है कि टॉक्सिकोलॉजी में हम पॉइजन की भी स्टडी करते हैं, पॉइजन की क्या लीदल डोज है, क्या वो टॉक्सिक डोज है, उसकी स्टडी टॉक्सिकोलॉजी। और वो पॉइजन कहीं भी इंडस्ट्रियल लेवल, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल, क्या वो इंडस्ट्रियल लेवल पे जनरेट हो रहा हो, कहीं भी, मींस किसी भी केमिकल एजेंट का जो टॉक्सिक नेचर है या वो किस डोज में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। अब वो केमिकल एजेंट कोई पॉइजन भी हो सकता है, वो केमिकल एजेंट कोई ड्रग भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी ड्रग अगर हाइपर डोज में, जैसे सिंपल सा पैरासिटामॉल अगर हम बहुत हाइपर डोज में ले लें तो वो लिवर में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। तो इट मीन्स किसी भी केमिकल एजेंट की जो भी टॉक्सिक डोज है, उस टॉक्सिक डोज की स्टडी, वो किस तरीके से टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, उसकी स्टडी को हम कंसीडर करते हैं किसमें, टॉक्सिकोलॉजी। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज रिसेप्टर्स। एक टॉपिक और है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस किस रास्ते से दवा हमारी बॉडी में अंदर भेजी जाएगी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कल करेंगे, बट अभी के लिए हम पहले व्हाट इज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स का मतलब ये है
जैसे आपकी सेल, ये आपकी सेल, तो सेल के अंदर क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म। और क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। अब सेल के चारों तरफ क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, प्रोटीन के बने हुए या ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए, मीन्स ग्लूकोज और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, इनके बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स किस लिए होते हैं? ये स्ट्रक्चर्स वो जगहें हैं, वो साइट हैं जिसके द्वारा हमारी ड्रग सेल के अंदर एंट्री करेगी, या एक तरीके से इनका एक तरीके से ये ड्रग के इंटेक पे कंट्रोल करते हैं। ड्रग किस रास्ते से अंदर जाएगी, कैसे अंदर जाएगी, उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना। रिसेप्टर्स आर द प्रोटीनेशियस or glycoprotein molecule that present on cell surface which regulate entry of drug। अब जब इसकी बात करते हैं तो हमारे रिसेप्टर्स चार टाइप के होते हैं। लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स या न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। या इनको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। अब ये क्या चीजें हैं? तो बेसिकली रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स आर बायोमोलिक्यूल्स दैट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। जनरली, हर बार नहीं, जनरली ये कहाँ मौजूद होते हैं? सेल की सरफेस पे। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये सेल की सरफेस पे ना मौजूद होके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं या साइटोप्लाज्म पे मौजूद होते हैं। तो उस केस में उन्हें हम क्या नाम देते हैं? स्टेरॉयडल रिसेप्टर या न्यूक्लियर रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। लेकिन जो बाकी तीन है वो कहाँ मौजूद होते हैं? सेल की सरफेस पे। ये रिसेप्टर्स किसके बने होते हैं? रिसेप्टर्स ये बने होते हैं प्रोटीन के, या तो प्रोटीन के, या बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोटीन के साथ साथ कुछ शुगर की मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ जाती है, तो क्या नाम देते हैं हम? ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बने होते हैं। ये चार टाइप के हैं: लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स, स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स। इसमें जो लिगेंड गेटेड चैनल रिसेप्टर्स हैं, इनका रिस्पांस कुछ सेकेंडों में आता है। लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल, इनका रिस्पांस कुछ सेकेंड्स में आता है, इनका इंटरमीडिएट टाइम है, और इनका रिस्पांस कुछ लंबे समय में आता है। स्टेरॉयडल रिसेप्टर का रिस्पांस कुछ लंबे समय में आता है। अब लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल क्या है? इनको हमें इंडिविजुअली पढ़ना है। लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल रिसेप्टर्स में आपका आ जाएगा जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर्स, या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में क्या आपका आ जाएगा? एड्रिनो रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में आपका क्या आ जाएगा?
इंसुलिन का जो इंसुलिन रिसेप्टर्स या आपके साइटोकाइंस रिसेप्टर्स ये आपके किस में आ जाते हैं, स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स में आपका क्या आ जाएगा, जैसे हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, उनके जो रिसेप्टर्स हैं, या थायराइड हार्मोन्स, उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो किस में कंसीडर किए जाते हैं, स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स। तो आपका लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल में आपके कौन से रिसेप्टर्स, निकोटिनिक या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स या गाबा रिसेप्टर्स, गाबा गाबा रिसेप्टर भी आपको किसमें आता है, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल में। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में आपका एडेनो रिसेप्टर्स वेरियस आते हैं। एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स में इंसुलिन रिसेप्टर्स, साइटोकाइन रिसेप्टर्स मौजूद हैं। स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स में आपका क्या क्या आता है, हार्मोनल सेक्स हार्मोन रिसेप्टर्स या थायराइड हार्मोन की जो रिसेप्टर्स हैं आप किसमें आते हैं, स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स में। अब हम हर किसी को अलग अलग स्टडी करते हैं। ये क्या है, ये मान लिया कि आपकी सेल, ये आपकी सेल, अब सेल की सरफेस पे ये रिसेप्टर मौजूद है। इस रिसेप्टर में खास बात ये क्या होगा, इस रिसेप्टर को हम कुछ इस तरीके से मान सकते हैं, जैसे आपका फाटक, फाटक में आपने चाबी लगाया, चाबी लगाने के बाद फाटक खुल गया, बाहर से कोई चीज अंदर गई या अंदर से कोई चीज बाहर आई। तो लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल में भी वही चीज होती है। ये एक चैनल है, इसकी वेरियस सब यूनिट्स, यहाँ आके आपकी ड्रग बाइंड की। पहले जब ड्रग बाइंड नहीं की थी तो हमारा चैनल बंद था, जैसे ही ड्रग आके बाइंड की हमारा चैनल ओपन हो गया और बाहर से कोई चीज अंदर या अंदर से कोई चीज बाहर। इसे हम क्या कहेंगे, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल। इसको डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे फर्दर, बट अभी के लिए हल्का सा ओवरव्यू क्या है कि इसमें वेरियस सब यूनिट्स होती हैं। तो उन सब यूनिट्स के पे आपकी ड्रग जाके बाइंड करेगी, जब बाइंड करेगी तो आपके चैनल ओपन हो जाएंगे और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का या तो अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। इसमें क्या आपका आता है, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल। इसमें आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स या आपके गाबा रिसेप्टर्स, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। दूसरा आपका क्या है, जीपीसीआर। जीपीसीआर का मतलब क्या, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहने का मतलब क्या, ये आपकी सेल है, सेल की सरफेस में एक स्पाइरल प्रोटीन एम्बेडेड होगी, उसे हम क्या कहेंगे, जी प्रोटीन। क्या कहेंगे उसे हम, जी प्रोटीन। कोई बाहर से ड्रग या केमिकल मॉलिक्यूल आएगा, वो इस जी प्रोटीन की आउटर सरफेस पे इधर बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद उस बाइंडिंग के परिणाम स्वरूप उसके अंदर की सरफेस पे, अंदर की सरफेस पे कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स, जैसे कि साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये सेकेंडरी मैसेंजर अंदर की सरफेस पे एक्टिवेट होंगे। ये सेकेंडरी मैसेंजर
फिर किसी और एंजाइम सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, वो किसी और को एक्टिवेट करेंगे, ऐसे एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में various G proteins are embedded on the surface of cell। हमारी जो दवा होगी या जो भी मेडिसिन होगी वो आउटर सरफेस पे बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद जो इंटरनल सरफेस है, इंटरनल सरफेस में साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ वेरियस सेकेंडरी मैसेंजर जैसे साइक्लिक एएमपी, फॉस्फोलाइपेज सी, IP3 ड्रैग, हम लोग आगे पढ़ेंगे ये डिटेल में, साइक्लिक एएमपी, फॉस्फोलाइपेज सी, IP3 ड्रैग पाथवे, ये सब एक्टिवेट होंगे और एक अपना एक स्पेसिफिक रिस्पांस आएगा जिसमें या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी या लूज करेगी, रिलैक्स करेगी, जो भी चीज़ें, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में। तीसरा आपका क्या है? एंजाइम लिंक रिसेप्टर। इसमें क्या होगा, ये भी सेल की सरफेस पे मौजूद होंगे, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आकर के सरफेस पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद अंदर कुछ ऐसा एंजाइम सिस्टम एक्टिवेट होगा और अपना एक स्पेसिफिक रिस्पांस आएगा। इसको भी हमें आगे इंडिविजुअली सारे के सारे रिसेप्टर्स को हमको डिटेल में स्टडी करना है, बट एक हल्का सा ओवरव्यू, एक जनरल ओवरव्यू। चौथा क्या है? न्यूक्लियर रिसेप्टर्स या स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जैसे तमाम वेरियस हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हुए अंदर आते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सरफेस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, वहाँ आके ये बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद वो अंदर की तरफ मूवमेंट होता है और जो हमारा डीएनए है, डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, एक स्पेसिफिक एमआरएनए बनता है और वहाँ से एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है। इसका रिस्पांस आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बाकी का रिस्पांस, बाकी में फर्स्ट वाले में रिस्पांस थोड़ा जल्दी आता है, बाकी में इंटरमीडिएट टाइम। तो इन सारे के सारे रिसेप्टर्स को हमको डिटेल में पढ़ना है इन फार्माकोलॉजी। ये एक हल्का सा एक ओवरव्यू है, ये ब्रॉड पिक्चर नहीं, और इंसार्ट है ये चीज़, बहुत छोटे में है, इसको हमको डिटेल में डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे। अब एक टर्म आता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी वो क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने किसी भी रास्ते से दवा को अपनी बॉडी में इंसर्ट किया, लिया अपनी बॉडी में, वो होने के बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी कि आपके ब्लड में दवा की जो कंसंट्रेशन पहुंची, दैट इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। मीन्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाय सर्टेन रूट, the quantity of drug या percentage of drug that reached in our systemic circulation is known as bioavailability of drug। तो उसमें अगर आप किसी दवा को IV इंट्रावीनस ले रहे हैं तो वहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी? 100%। ओरल डोज में ले रहे हैं, जब ओरल डोज में लेते हैं दवा तो वो एब्जॉर्ब होगा, पहले स्टमक में उसका कुछ टूट फूट होगा, फिर इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, वहाँ एब्जॉर्ब होगा, तो ये सब होते होते कुछ क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। यानी कि ओरल डोज जब भी हम लेते हैं, ओरल डोज में बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती, उससे कुछ क्वांटिटी डाउन हो जाती है। फिर इसके बाद आता है टेराटोजेनिसिटी। ये क्या होती है? ये कुछ टर्म्स हैं जो हमको फार्माकोलॉजी में डिस्कस, ये फार्माकोलॉजी हम पढ़ेंगे डिटेल, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे
तो ये कुछ टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे। टीरेटोजेनिसिटी, ये क्या है? टीरेटोजेनिसिटी का मतलब ये कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन अगर किसी दवा का सेवन कर रही है तो उस दवा के सेवन की वजह से अगर बच्चे में कोई विकृति पैदा होती, उसे हम क्या कहते हैं? टीरेटोजेनिक इफेक्ट। टीरेटोजेनिक इफेक्ट। अगेन जैसे भाई थैलिडोमाइड का यूज करने के बाद ये देखा गया कि जो बच्चे हुए उनके हाथ पैर कैसे थे? जस्ट लाइक ए फ्लिपर ऑफ सील। वो क्या है? टीरेटोजेनिक इफेक्ट। टीरेटोजेनिक इफेक्ट, उसकी स्टडी टीरेटोजेनिसिटी। ये भी टॉपिक बार बार रिपीट होगा। तो हाँ, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि किस रास्ते से दवा पेशेंट को दी जा रही है। जैसे आप लोग देखते हैं कि कुछ दवाएं हम लोग खाने में यूज करते हैं, कुछ दवाएं इंजेक्शन के तौर पे ली जाती हैं, बहुत दवाएं हम इनहेल भी करते हैं, कुछ दवा हम जीभ पे रखते हैं, बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं सपोजिटरी, इनको रेक्टल रास्ते से लिया जाता है। तो वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो क्या क्या रूट है उसका स्टडी आगे। लेकिन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम कौन सा रूट सेलेक्ट करेंगे, किस रास्ते से हम दवा को देंगे, उस रूट को सेलेक्ट करने के कौन कौन से पैरामीटर कि हम किस रास्ते से पेशेंट को दवा दें। अब वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से, इसका एक डिटेल स्टडी हम करेंगे। दो टॉपिक का डिटेल स्टडी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और रिसेप्टर्स, इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हम किस रास्ते से पेशेंट को दवा दें, उस रास्ते का चुनाव हम किन पैरामीटर के तहत करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर ये है कि उस ड्रग का नेचर कैसा है, उस ड्रग का नेचर कैसा है। वो हमें इंजेक्शन फॉर्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओरल डोजेस फॉर्म में रहेगा या इनहेलेशन फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, ड्रग का नेचर। दूसरा पेशेंट कंडीशन। पेशेंट कंडीशन, अब पेशेंट कंडीशन में ऐसा तो नहीं कि कोई पेशेंट बेहोश है, अगर कोई पेशेंट बेहोश है तो उसे हम ओरल डोज प्रेफर नहीं करेंगे। कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा है उसे, पेशेंट को डायरिया की दिक्कत तो नहीं है, इन सारी की सारी कंडीशन का हम ध्यान रखें। जैसे अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसे हम ओरल डोजेस फॉर्म रिकमेंड नहीं करते। ऐसे ही हॉस्पिटल में पहुंचते समय पेशेंट की कंडीशन कैसी है, इमरजेंसी या जनरल। अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो वहाँ पे ओरल डोज का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे सीधे इंट्रावेनस पेरेंटल दिया जाता है। इसके अलावा एलर्जिकल रिस्पांस, एलर्जिकल रिस्पांस, कोई एलर्जिकल रिस्पांस तो नहीं आ रहा है इंट्रावेनस से या ओरल से, इन बातों का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा और इफिकेसी, जैसे हम क्या चाह रहे हैं कि जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी में लंबे समय तक एज इट इज बनी रहे, तो वहाँ पे हम SR डोजेस फॉर्म या CR डोजेस फॉर्म, सस्टेन रिलीज या कंट्रोल रिलीज, इन डोजेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके अलावा मान लिया जैसे एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, इनको लंग्स पे क्विक एक्शन चाहिए, ब्रोंकोडायलेटर्स, तो वहाँ पे हमको इनहेलेशन के फॉर्म में देना पड़ेगा, इनहेलर जैसे एस्थलिन वगैरह, साल्बुटामॉल वगैरह, वहाँ पे क्या हमको देना, लोकलाइज्ड एक्शन देना है, तो उनको उस दवा को हमको देना पड़ेगा किस फॉर्म में, इनहेलर के फॉर्म में। इसके अलावा ये देखा जाता है कि सेफ रूट आपका क्या होता है, ओरल रूट, क्योंकि ओरल डोजेस फॉर्म का रूट सबसे सेफ माना जाता है। लेकिन अगर क्विक एक्शन चाहिए तो वहाँ पे इंट्रावेनस को प्रेफर करते हैं। लेकिन
आईवी रूट में इन्फेक्शन अगर प्रॉपर वो हैंडलिंग नहीं हुई तो उसमें दिक्कतें काफ़ी बढ़ सकती हैं, इन्फेक्शन की चांसेज हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम हमेशा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जो भी हमने पढ़ा उसका एक रिवाइज फॉर्म में ओवरव्यू ले लिया जाता है। जैसे आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि फार्माकोलॉजी क्या है। तो फार्माकोलॉजी अगेन वही चीज, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी इज नोन एज फार्माकोलॉजी। अब वो इफेक्ट ऑफ ड्रग में हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, इन सब की स्टडी हम करते हैं। तो हमने बताया आपको कि ये फार्माकोलॉजी जो वर्ड है ये दो से मिलकर बना हुआ है, फार्माकॉन एंड लॉगोस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, लॉगोस का मतलब होता है टू नो। इट मीन्स कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो फार्माकोलॉजी पढ़ते समय हम क्या क्या चीज़ों फोकस करते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या देखते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स में हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, दोनों में डिफरेंस बहुत। फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स, और फार्माकोकाइनेटिक्स में इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में। फिर हमने आपको बताया कि स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, उसमें हमने आपको बताया न्यूरो फार्माकोलॉजी, फिर आपका इम्यूनो फार्माकोलॉजी, साइको फार्माकोलॉजी, और इसके अलावा वेरियस सिस्टम पे उसका क्या इफेक्ट है, साथ ही साथ आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्माकोजीनोमिक्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम कि अगर हमारी दवा का जो हम ब्रेन पे यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट है, न्यूरो फार्माकोलॉजी, फिर आपका इम्यूनो फार्माकोलॉजी, साइको फार्माकोलॉजी, ये तमाम चीज़ें। फार्माकोजीनोमिक्स में मैंने आपको क्या बताया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारी है उसका किस तरीके से यूज किया जा सकता है इन ड्रग डेवलपमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोजीनोमिक्स। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि जब भी हॉस्पिटल सेटिंग में कोई पेशेंट है, अगर वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कोई लिवर की डिजीज़ है, किडनी की डिजीज़ है, डायलिसिस की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो उस केस में हम कैसे कैसे उसकी हैंडलिंग कैसे करेंगे। फिर उसका अगर वो लिवर की बीमारी है तो उसमें क्या डोज एडजस्टमेंट किया जाएगा, या किडनी की दिक्कत है तो क्या डोज एडजस्टमेंट करेंगे, इन सबको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, पोस्टोलॉजी वगैरह में स्टडी करते हैं। फिर हमने आपको बताया कि ड्रग जब आपकी बॉडी में जाती है तो रिस्पांस शो करने के लिए वो क्या होता है कि ड्रग हमारे रिसेप्टर से बाइंड करेगी। रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो कैसे, तो हमारी बॉडी में 4 टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल, और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो ये जो पहले के 3 हैं उस रिसेप्टर सेल की सरफेस पे मौजूद होते हैं, और जो अंतिम का रिसेप्टर है वो न्यूक्लियस की सरफेस पे मौजूद होता है। इसमें मैंने आपको बताया कि लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल में आपका आता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ये आपके किसमें आते हैं, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल में। दूसरे में आपके आते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जैसे आपके एड्रिनो रिसेप्टर्स हैं। तीसरा आपका आता है लिगेंड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, उसमें जैसे आपका इंसुलिन का रिसेप्टर वो कैसा है, या साइटोकाइन का रिसेप्टर वो कैसा है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। और चौथा मैंने आपको बताया जैसे सेक्स हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं, या टीएसएच के जो रिसेप्टर्स हैं, वो आपके किस में आते हैं, स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो उनका डिटेल में हमको आगे पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब ये कि हमारी बॉडी में दवा किस रास्ते से जाएगी, किस रास्ते से हमारी बॉडी में दवा एंट्री करेगी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें मैंने आपको बताया
कि जब हम सेलेक्ट करते हैं कि किस रास्ते से दवा को भेजी जाए तो उसमें हम तमाम पैरामीटर का ध्यान रखते हैं। उसमें कौन कौन से पैरामीटर हैं? पहला पैरामीटर ये है कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। अगर अनकॉन्शियस है तो हम उसे ओरल डोजेस फॉर्म रिकमेंड नहीं करेंगे। पेशेंट वॉमिट तो नहीं कर रहा है, डायरिया के सिम्टम्स तो नहीं है। इसके अलावा हमारे ड्रग का नेचर कैसा है, साथ ही साथ इमरजेंसी नीड तो नहीं है। अगर इमरजेंसी नीड है तो उस केस में हम जनरली दवा को ब्लड में डालते हैं डायरेक्टली ताकि क्विक रिस्पांस आ सके। साथ ही साथ जैसे हमको लोकलाइज एक्शन चाहिए, जैसे अस्थमेटिक पेशेंट्स में लंग्स में तो अगर लोकलाइज एक्शन चाहिए तो वहाँ पे हम इनहेलर को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे COPD में, अस्थमा में, इसमें हम इनहेलर को करते हैं, प्रेफर करते हैं लोकलाइज एक्शन के लिए। फिर अगर लंबे समय तक ड्रग कंसंट्रेशन को हम मेंटेन रखना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या हम CR डोजेस फॉर्म, SR डोजेस फॉर्म इनका यूज़ करेंगे। तो जब भी हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ हम जिस भी पैरामीटर का ध्यान रखते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है कि देखिए जो हमारा ब्लड है, एक टर्म और आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये फार्माकोलॉजी का बेसिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये है क्या? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी दवा को खाते हैं तो खाने के बाद वो दवा स्टमक के रास्ते इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में उस दवा का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद तुरंत उसे मेन ब्लड सर्कुलेशन में डालने के बजाय कहाँ भेजा जाता है? ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा उसे लिवर में भेजा जाता है। लिवर में उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत सी दवा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने की वजह से थोड़ा जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है या इफेक्टिव थोड़ा डाउन हो जाती है। या ये कह सकते हैं कि अगर बहुत ही टॉक्सिक फॉर्म में है या बहुत ही टॉक्सिक ना करके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जो कि लिवर में होता है, जिसमें कि जो दवा हमने खाई, जिसको हमारे इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसे लिवर में भेजा, तो लिवर में उसकी जो प्रोसेसिंग हुई उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मैं आपसे पूछूं कि क्या जिन दवाओं को हम IV के रास्ते ब्लड में डालते हैं क्या वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती हैं? नहीं, वो नहीं जाती, वो सीधे ब्लड में पहुंचती है। क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब ये कि आपने दवा को खाया, खाने के बाद वो स्टमक के रास्ते आपके इंटेस्टाइन में पहुंचा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद वो पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन उसके द्वारा कहाँ भेजा गया? लिवर में। अभी मेन सर्कुलेशन में उसे नहीं भेजा गया है, उसे ब्लड में डाला गया, लेकिन वो ब्लड के द्वारा वो कहाँ पहुँचता? सीधे लिवर में। लिवर में उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद तब उसे मेन सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है। तो वो जो लिवर में प्रोसेसिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये लिवर में प्रोसेसिंग होने की वजह से ही कई बार जो ड्रग की जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन हमारे मेन सर्कुलेशन में पहुंचती है वो थोड़ा डाउन। तो हम जब भी कोई दवा खाते हैं तो उसका इफेक्ट लिवर पे तो कुछ ना कुछ आना ही आना है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना ही है। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में डाल देते हैं तो वो इस चीज़ को बाईपास कर जाएगा, बाईपास ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं, जैसे जब भी आप कोई मेडिसिन लेंगे तो वो मेडिसिन आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगी, ट्रैक्ट से फिर वो इंटेस्टाइन में जाए, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, फिर लिवर, फिर फाइनली वो ब्लड में डाल दिया जाएगा। तो जब ब्लड में आएगी तो ब्लड में आपका
तमाम प्रोटीन मौजूद हैं। कौन से प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि एल्ब्यूमिन, जैसे कि एल्ब्यूमिन। तो जो दवा है आपकी, ड्रग आपकी बाइंड करेगी इस किससे? प्रोटीन से। इसे हम क्या कहते हैं? ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग। ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मींस ड्रग प्रोटीन से बाइंड करेगी, फिर कुछ देर बाद अनबाउंड, बाउंड, फिर अनबाउंड। तो जो अनबाउंडेड फॉर्म है, जो अभी बाउंड नहीं की है, वो आपको क्या देगी? रिस्पॉन्स देगी। और जो बाउंड फॉर्म है वो इससे फिक्स रहेगी। तो इन चीज़ों को हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये आपका एक आज का एक जनरल इंट्रोडक्शन क्लासेस है। ये कोई अभी मैंने किसी भी टॉपिक में मैं बहुत डीप नहीं गया हूँ। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लासेस है इन फार्माकोलॉजी। और जो हम आगे डिस्कशन करेंगे वहाँ पे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रिसेप्टर्स, इन सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि जो हमारा ये फार्माकोलॉजी यहाँ टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम डी फार्मा के लेवल पर, डिप्लोमा फार्मा के लेवल पर पढ़ रहे हैं। तो हमारे थोड़ा सा कॉइंसाइज, थोड़ा टॉपिक हमारा कॉइंसाइज होगा, थोड़ा सिमटा होगा, लिमिटेड होगा, इसी का ध्यान रखेंगे। आगे फिर हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और रिसेप्टर्स इनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।